बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चलो जी, हो गया, शाबाश। अच्छा जी, आज जो है जुमे को जो फैसला किया था लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असेंबली के इलेक्शंस के बारे में, उसको 4 दिन गुजर चुके हैं। आइन के अंदर बिल्कुल वाज़े दो टोक लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं। जुमे के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और साथ के साथ ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद गवर्नर के साथ आखिर में मुलाकात की है, और उसके बाद भी कोई ठोस उसके बाद इन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो ये पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इंपोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं, बशमूल आइन को तोड़ने के, कि इमरान खान का सियासी मुकाबला ना करना पड़े, मैदान में जाके अवाम के सामने अपने आप को पेश ना करना पड़े। और ये आज आपके सामने पूरी कौम देख रही है कि जिस खतरे के बारे में हम आपको पहले कहते थे कि ये खतरा मौजूद है, अब सारी कौम के सामने वही हो रहा है। पाकिस्तान में आज आइन सिर्फ खतरे में नहीं, ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं, आज पाकिस्तान में आइनी बहरान पैदा हो चुका है। और वो आइनी बहरान सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहा है कि हुकूमत और हुकूमत के साथ मिलकर उनके हमदर्द जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर ये नहीं देखना चाहते कि इलेक्शन हो और इलेक्शन के अंदर इमरान खान जो हैं उनको पता है कि भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उनको पता है कि कौम तारीखी तौर पर इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, अपने लीडर के साथ खड़ी हो गई है, अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो गई है। इसलिए जो कानूनी माहिरीन हैं, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आइनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है, क्योंकि छोटे से छोटा जुर्म अगर किया जाता है तो उस जुर्म के ऊपर लोगों को सजा होती है और कैद दी जाती है। वो आइन जिसके तहत तमाम पाकिस्तान के कवानीन बने, यानी तमाम कवानीन पैदा ही उस आइन से होते हैं, जब उस आइन को तोड़ा जाए तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर। इसलिए जो इतना बड़ा जुर्म है फिर सजा भी उसकी उतनी ही बड़ी बनती है। ये पहले बिल्कुल वाज़े कर दिया गया है, तमाम आइनी माहिरीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक था, और इसीलिए शायद अब पीडीएम वालों ने खुद अपने बयान देने छोड़ दिए, क्योंकि उनको खुद खौफ पैदा हो गया है कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है, ये आइन में लिखा है, लेकिन वो कहते हैं ये आइन में नहीं लिखा कि अगर ये इलेक्शन नहीं होगा तो फिर आइन क्या कहता है। और जब कानूनी माहिरीन ने बताया कि ये बिल्कुल वाज़े है, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जब आप आइन से इनहराफ करते हैं तो उसकी सजा जो है वो आर्टिकल 6 के अंदर है, वो आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है। तो ये जो काम किया जा रहा है ये गद्दारी के बराबर आइन के मुताबिक है। इसलिए ये जरूरी है कि बगैर कोई वक्त जाया किए हुए फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। और हमारा तो मुतालबा यह है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। एक हल्के के अंदर इलेक्शन था और उस एक हल्के के अंदर इलेक्शन पे लोगों को एतराज हुआ था कि उस एक हल्के के चंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर धांधली की गई है, तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रात को खुल गया था। तो यहां तो पाकिस्तान के आइन की बात हो रही है, यहां तो पाकिस्तान के जमहूरियत के मुस्तकबिल की बात हो रही है। तो हमारा मुतालबा यह है कि आइन से इनहराफ फौरी तौर पर खत्म किया जाए,
फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो पंजाब के इलेक्शंस का और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस का तो जिम्मेदारी गवर्नर के पास है, वहां गवर्नर ने करना है। आज खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के अंदर जो अदालत के अंदर हियरिंग हुई है उसके अंदर भी दो टोक कमेंट्स आए हैं, तबसरा आया है जजेस का। एक दिन उन्होंने सिर्फ और दिया है गवर्नर को। एक अजीबो गरीब नई नई कानूनी इस्तेलाहें पैदा हो रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ 90 दिन में तो कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि ना कराएंगे तो क्या होगा। गवर्नर के वकील साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नर को तो इस्तिस्ना हासिल है। तो आज ये गलत फहमी भी उनकी दूर कर दी गई है जजेस की तरफ से। उनको इस मामले में आइन से इस्तिस्ना इनराफ में कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है। जुमेरात को मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला पेशावर में भी पेशावर हाई कोर्ट जो है वो भी फैसला कर देगा और वहां पर भी गवर्नर को हुक्म दिया जाएगा कि फौरी तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं कि अगर आइन से इनहराफ होता हुआ नजर आएगा, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, अगर पाकिस्तान के अवाम को अपना जमहूरी हक यानी इलेक्शन के हक से रोकने की कोशिश की गई, तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और उस तहरीक के अंदर सिर्फ वर्कर्स नहीं, लेकिन असद उमर जैसे, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी, बड़े से बड़े लीडर जो हैं पार्टी के, वो भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। खैर फवाद तो अपनी बारी लगाया है तो इसको हम फवाद को इस्तिस्ना दे देते हैं, लेकिन बाकी हम लोग जो हैं वो सब इंशाअल्लाह ताला तैयार रहेंगे इसके लिए। लेकिन मैं इससे पहले कि माइक अपने फवाद से बात रिक्वेस्ट करूं कि वो अपनी बात करें, मुझे अपनी अदलिया के ऊपर यकीन है कि ये मुमकिन नहीं है। ये पुराने जमाने गुजर गए, ये जस्टिस मुनीर वाले जमाने नहीं है, ये मौलवी तमीजुद्दीन केस वाला पाकिस्तान नहीं है। आज के पाकिस्तान में, आजाद मीडिया के पाकिस्तान में, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का कत्ल होते हुए देखे, पाकिस्तान के आइन से इनहराफ होते हुए देखे और इसकी इजाजत दे दे। अदालत जो है वो यकीनन आइन के दफा में खड़ी होगी। अदालत के साथ सारी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, बाकी तमाम लीडर्स और वर्कर तहरीक इंसाफ के इंशाअल्लाह ताला इस आइन का दिफा करेंगे और घसीट कर इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को हमने बैलेट बॉक्स तक लेकर जाना है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला करवाने हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से अभी जो असद उमर साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आईनी बहरान जो है वो पैदा हो चुका है और इस बहरान का जो आज चौथा दिन है कि हाई कोर्ट ये हुक्म दे चुकी है और उसके बावजूद इंतखाबात की तरफ हम नहीं बढ़ रहे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ और सुल्तान सिकंदर अदलिया के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चला रहे हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूं लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं और मुझे लगता यह है कि आला अदलिया को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसका जो मामला है वो क्यों ये हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एनआरओ दिया गया था पिछली रजीम की तरफ से 1100 अरब रुपए का जो पैसा शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को मिला था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में कंक्लूड होने लगा है और अब जजेस के ऊपर ये दबाव बढ़ाने के लिए एक पोजीशन ली जा रही है और जिसमें आला अदलिया को एक डिफेंसिव करने के लिए ये मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसके साथ आप देखिए हाई कोर्ट के फैसले, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। उसके बाद शेख रशीद साहब को जमानत दी गई और उस फैसले को भी रद्दी की टोकरी में फेंक कर शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया।
और अब यूं लग रहा है कि एक बाकायदा मुहिम के तहत अदालती फैसलों की वक़्त ख़त्म की जा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट को और जो हाई कोर्ट है उनको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पहली बार इतने मुनज़्ज़म पैमाने के ऊपर दोबारा मिसिंग पर्सनस के केसेस शुरू हो गए हैं। यहाँ पे मोहम्मद खान भट्टी जो साबिक सेक्रेटरी हैं परवेज़ इलाही साहब के, आज उनको छठा सातवां दिन है, उनका कोई अता पता नहीं है। आमिर रान जो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, उनको 5 दिन के बाद रिहा किया गया और अब भी उनके साथ जो सलूक हुआ उसका हमें कोई अता पता नहीं है। पाकिस्तान की अदलिया का एक ही काम है, वो पाकिस्तान के शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और ये ऐसे मामलात हैं जिस पे अदलिया को खामोश नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कर रहे हैं, फैसल फारूकी साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं, उन्होंने कल कहा है कामरान खान के शो में कि इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा सकता है इस तौहीन के ऊपर। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज किया जाए, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने वाज़े तौर के ऊपर आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं और आइन को एक रद्दी की किताब में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आइन भी ना रहा, मैं ये बता दूं आपको कि पाकिस्तान की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट इस वक्त पाकिस्तान का आइन है। अगर ये आइन को भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह से सबोटाज कर दिया गया, फिर पाकिस्तान के अंदर कोई कंसेंसस डॉक्यूमेंट नहीं बचेगी, कोई इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा और ये पाकिस्तान के साथ खेलने के मुतरादिफ है जो इस वक्त ये अमल हो रहा है। लिहाजा सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स के खिलाफ उनको ओहदों से हटाने की कार्रवाई जो है उसका आगाज करें। इसके साथ जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है। हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाअल्लाह हज़ारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ में एक और नुकता ये रखना चाहता हूँ, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़ाती तौर पे मुलव्वस हैं यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयों में, और उनको यहाँ अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिस पे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जो हमारी इस वक्त जो मेल्ट डाउन हो रही है मईशत, उसके ऊपर हमाद अज़हर साहब कुछ बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ पे अदालती फ़ैसलों का एहतराम नहीं हो रहा, जैसे फवाद चौधरी साहब और असद उमर साहब ने बताया, और जहाँ पे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं, मिसिंग पर्सन शुरू हो गए हैं सियासत के अंदर हमारी, तो वहाँ पे मईशत का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। अब आप ये देखें कि शौकत तरीन साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब सा केस बनाया जा रहा है। भाई बंदा पूछे, मईशत तुमने तबाह की, मईशत मिफ्ता ने तबाह की, मईशत इसहाक डार ने तबाह की और आज भी कर रहा है। शौकत तरीन का क्या कसूर है? शौकत तरीन के वक्त पे तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर भी पूरे थे, फाइनेंसिंग का कोई क्राइसिस भी नहीं था। सिर्फ एक मकसद कि ये जो मैसअप हो रहा है इसके ऊपर कोई मईशत के ऊपर बोले ना, और अगर कोई मईशत के ऊपर बोलेगा, क्योंकि शौकत तरीन पर्दा चाक करता था कि किस तरह इस मुल्क को नालायकी के साथ और बददियानती के साथ पिछले 9 माह में तबाह किया गया है, तो आज उसके खिलाफ एक FIA का जाली केस बना दिया गया। तो सबसे पहले तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरा ये कि आपके ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब से भी कम रह गए हैं और बहुत सारे माशी माहिरीन हैं जो ये समझते हैं कि अब IMF के साथ भी काम नहीं चलता नजर आ रहा, तब भी हालात आपको तंग नजर आ रहे हैं।
اور کیونکہ اب معیشت اس نہج پہ آ گئی ہے کہ اس حکومت کو آئی ایم ایف کے آگے مکمل سرنڈر کرنا پڑا ہے، تو جو گیس کی 100% قیمتیں بڑھائی گئیں، بجلی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے، اس سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے اس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ کے ملک میں افراط زر 30% ہے، اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ 2 ماہ کے اندر 40% پہ چلی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ ہائپر انفلیشن کا بھی خطرہ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جہاں پہ آج معیشت کھڑی ہے، اس میں سے 90% جو مشکلات آ رہی ہیں، یہ 90% مشکلات نہیں آنی تھیں اگر عمران خان کو نکالنے کی اور پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی ضد نہ کی جاتی۔ سب کو پتا تھا کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں وہ کوئی سنجیدہ پالیسیز نہیں ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ مفتاح صاحب جب آئے ہیں تو پہلے 2 ماہ جس طرح کی انہوں نے پالیسیز رکھی کہ آئی ایم ایف سے بات چیت نہیں کرنی، ایک ڈمی سا بجٹ پیش کرنا ہے، اس سے معیشت تباہ ہوگی، یہ باتیں سب کو پتا تھیں، لیکن ان لوگوں کو ہم پہ مسلط رکھا گیا کیونکہ عمران خان کا قد بہت بڑھ چکا ہے، تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ معیشت تب ہی ٹھیک ہوگی جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، جب ملک کے اندر معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی اور معاشی استحکام آئین اور قانون کو منجمد کر کے نہیں آتا۔ اگر راجہ سکندر سلطان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اکیلا پورے ملک میں جمہوریت جو ہے اس کو سسپینڈ کر دے گا، اور الیکشن پورے آئین کی جو روح ہوتی ہے، سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ کون قانون سازی کرے گا، کون حکمرانی کرے گا، اس کا فیصلہ بند کمروں میں نہیں ہونا، اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ اگر ہاں ایک راجہ سکندر سلطان کے کہنے پہ ہم اس آئین کو منجمد کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سے جمہوریت کی روح کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، تو پھر کہاں سے معیشت آپ کی مستحکم ہوئے گی، پھر کہاں سے سیاسی استحکام آئے گا اس ملک کے اندر؟ تو ہوش کے ناخن لیں، ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس پہ فوری طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، ورنہ توہین کنٹیمپٹ جو ہے، توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم پہ تو سارے قانون لگے نا، توہین بلاول بھی لگ گیا، توہین آئی ایم ایف بھی لگ گیا، توہین الیکشن کمیشن بھی لگ گیا، پتہ نہیں کس کس کی توہین اور لگ جائے گی۔ تو یہ جو توہین عدالت ہو رہی ہے اور توہین جمہوریت ہو رہی ہے، توہین پاکستان ہو رہی ہے، اس ملک میں حقوق کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے انسانی حقوق کا، اس کے اوپر اصل میں قانون جو ہے اس کو فوری طور پہ آنا چاہیے، اور ہم اعلیٰ عدلیہ سے گزارش کروں گا میں کہ فوری طور کے اوپر ایکشن لیں اور اس ملک میں قانون اور آئین کو بحال کیا جائے۔ اچھا صاحب یہ بتائیے گا صدر پاکستان آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے، آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے صدر پاکستان کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ الیکشن کمیشن تو طریق نہیں دے رہا، الیکشن کے کروانے کے لیے کوئی طریق صدر پاکستان دے سکتے ہیں؟ بالکل، آج ہم نے یہی کہا بھی ہے عدالت میں کہ اگر گورنر اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دینے کو تیار نہیں ہیں تو پھر صدر پاکستان اپنا اختیار استعمال کریں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں، اور کل اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یقیناً ہم صدر صاحب کی طرف دیکھیں گے۔ لیاقت انصاری صاحب، آج کوئی جو آپ نے جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروایا ہے اس سے کچھ متاثر جا رہا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے معافی مانگ لی ہے الیکشن کمیشن سے۔ یاسر صاحب بتا میں اس کا آپ کو واضح جواب دے دوں، الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بالکل واضح ہو گئی، اور اس جواب کے اندر جس جواب میں سے انہوں نے وہ پیراگراف نکال کے لکھا ہوا ہے وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو بھی ہم نے کہا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانبدارانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے اوپر کہا ہے، جب تک وہ حقیقت نہیں بدلتی، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھ لیں، آج بھی کیا صورتحال ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک جانبدار فریق پیش کیا ہے، وہ ایک غیر جانبدار ریاستی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاسی جانبدار فریق بن کے کام کرتا رہا ہے۔ ہمارا یہ موقف کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اچھا فواد بھائی یہ بتائیں، مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان عدلیہ کے گھوڑے پر واپس آنے کی کوشش میں ہے، اور دوسرا کل سے دماد ہائی کورٹ کا ایک ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، یہ دونوں پر کیا کہتے ہیں؟ یہ دونوں مریم نواز چلا رہی ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ مریم نواز ایک سسٹینڈ سسٹینڈ کو کیا کہیں گے ہم، ایک تواتر سے اور ایک جو ہے وہ ایک منظم مہم چلا رہی ہیں اس وقت عدلیہ کے خلاف، اور جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اسپیشلی ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ وہ ان کے حق میں فیصلے دیں،
اور اسی کی طرف جو ہے وہ میں نے توجہ دلائی ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشری کو ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ آپ ہمارے خلاف تو توہین الیکشن کمشنر کا ہر ایک کو پتہ ہے، اس وقت وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے۔ راجہ سلطان سکندر پاکستان کا نیا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گیا ہے، جس نے کانسٹیٹیوشن کو ہی تو پالا کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں آرٹیکل 6 ایڈوائزرز پہ نہیں لگتا، یہ جو لگانے والا ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے، اس لیے ان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک سیکنڈ، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کہ یہ کیوں مریم نے جو یہ مہم شروع کی ہے اور وہ پورے اپنے پیڈ اکاؤنٹ سے جو اس وقت اٹیک آ رہا ہے، دو وجوہات ہیں اس کی۔ ایک، رجیم چینج آپریشن کی سازش کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا کہ اپنے سینکڑوں اربوں روپے کے چوری کے کیس معاف کرائے جائیں، وہ خطرے میں ہے کیونکہ نیب کیس کے اوپر فیصلہ آنے والا ہے۔ اور دوسرا، ان کو نظر آ گیا ہے کہ آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے عمران خان کا راستہ روکنے کا، اور اس آئین توڑنے میں ان کو سامنے کھڑی ہوئی دیوار عدلیہ نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر ان کو خوفزدہ کر کے ان کو روکا جا سکے اور ان کو کھلی چھٹی مل جائے کہ یہ آئین کو توڑے۔ اچھا سر، صدر پاکستان سپریم لیڈر ہوتا ہے، وہ کون سی قوت ہے؟ صدر پاکستان نے لکھا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو ایسے سمبولک بڑے عہدوں کو میڈیا میٹ کر کے، اور پاکستان جا کہاں رہا ہے اس کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے عرض کیا، مشورہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، دباؤ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ کرنے والے کے اوپر ذمہ داری آنی ہے۔ فیصلہ کرا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر، اور چیف الیکشن کمشنر اپنا دیکھ لیں، یہ پھر بعد میں جتنا بھی قانون نے اپنا راستہ تو لینا ہے، تو دباؤ جدھر سے بھی آ رہا ہے، چیزیں جدھر سے بھی آ رہے ہیں، فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور عدالتیں موجود ہیں، امید ہے اپنا فیصلہ جو ہے وہ یہ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب اور صدر مملکت کا رابطہ ہوا ہے، اس پر مشاورت مکمل ہو گئی ہے کہ گورننس کو ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا جائے؟ نہیں، یہ تو ہم نے ابھی مطالبہ کیا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی صدر مملکت سے امید ہے، اسد عمر صاحب بھی کھڑے ہیں، ان سے یہی گزارش ہوگی صدر صاحب سے کہ اس کے اوپر وہ ایک سیریس نوٹس لے۔ گورنر ان کے نمائندے ہیں اس وقت صوبوں میں، اگر وہ آئین کو جو ہے وہ اس کی نہیں مان رہے تو پھر ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ بتائیے گا کہ کیپٹن صفدر نے عمران خان کے حق میں ایک بات کی، تو اس پہ جو ہے وہ ان کو کیپٹن صفدر وہ ہو کی گیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ ہو گئی، آج فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو ٹکٹ بھی نہیں ہم نے دینا مسلم لیگ نون کا، تو ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے؟ ویسے کیپٹن صفدر بچ گئے ہیں، نون لیگ کے ٹکٹ آج کل تو وہ کہتے ہیں نا کہ موٹر سائیکل پہ بندہ آیا ہے زبردستی ٹکٹ دے کے چلائیے، کیپٹن صفدر کو مبارک ہو۔ ویسے تحریک انصاف کی ساری سیاست جو ہے وہ کمزور اور دکھی انسانیت کے لیے ہے، تو کیپٹن صفدر کے لیے ہمیں بہت ہمدردی ہے۔ دعوت بھی دے رہے ہیں۔